को पहले भी वीडियो में रोज़ बताती चली आ रही हूँ कि मैं आपको सिर्फ वही ऑथेंटिक सोर्स पढ़ाऊँगी जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और जिसको मैं खुद पढ़ती हूँ, वही मैं आपको पढ़ाऊँगी, आपको समझाऊँगी। और दोस्तों, सबसे पहले तो ये पीडीएफ मेकर जो हैं दीपक सर, मैं उनको धन्यवाद करूँगी। मैं उनका ये सोर्स फॉलो करती हूँ और उसी को आपको भी पढ़ाते जाऊँगी, आप लोगों को भी ये पीडीएफ समझाती जाऊँगी। तो चलिए इसको हम बिना अपना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग मुझसे डेली पढ़ ही रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो न्यूज़पेपर मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये हमारे पेपर से कितना ज़्यादा रिलेटिव है, कितने कम सोर्स में हम कितनी ज़्यादा चीज़ें हम सीख जाते हैं, कितना सारा कंटेंट ऑब्जर्व कर लेते हैं और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सीखते हुए हम अपने से पेपर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस न्यूज़पेपर को शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि इसके नोट्स जो हैं वो बनाते चलें, आप लोग रिवीजन करते चलें, क्योंकि तब तक आप चेक करेंगे नहीं, तब तक आप फिर कैसे होगा कुछ भी। तो आप लोग इस बात को ज़रा सोचें और अब हम अपने न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हमारी पहली न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया था कि जो त्रिनिदाद और टोबैगो है उसके भारतीय प्रवासी समुदायों को संबोधन किया उन्होंने। तो ये जो है वो न्यूज़पेपर की कटिंग रखी है कि मोदी हैज़ 35 मिलियन डायस्पोरा एज इंडियन प्राइड। इसके बाद हम इस पूरे टॉपिक को समझ लेते हैं कि यह भाषण जो है वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा त्रिनिदाद और टोबैगो यानी कि जो कैरिबियन एरिया है एक देश, तो उस क्षेत्र में दिया गया है। यहाँ के मूल लोगों को जो वर्चुअली यहाँ पे रहते हैं उन्हीं लोगों को वर्चुअली संबोधित किया गया है। वर्ष 2025 में गिरमिटिया मजदूरों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा अहम है। यह भारत की प्रवासी कूटनीति की हिस्सा है और जिसमें विदेशों से बसे भारतीयों से भावनात्मक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत किए जाते हैं। हम बात करें तो गिरमिटिया हैं कौन थी। तो गिरमिटिया शब्द जो है वो एग्रीमेंट से बना है। इसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर भेजे गए मजदूर, जिन्हें अंग्रेजों ने भारत, मुख्यतः बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भेजा था। अब क्या हो गया कि गिरमिटिया मतलब अंग्रेजों के टाइम पे जो भारत से बाहर भेज दिए गए थे मजदूर, वो हैं गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। 1830 के दशक से लेकर 1900 के प्रासंगिक वर्षों तक लाखों भारतीयों को इन देशों में ले जाया गया। त्रिनिदाद और टोबैगो, फिजी, मॉरिशस, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों में गए हैं ये लोग और उनके वंशज आज भारतीय प्रवासी समुदाय का जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। इनको लेके हम कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं की बात करें तो राष्ट्रदूत, मोदी जी का कथन है कि आप सभी भारत के राष्ट्रदूत हैं, भारत की संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं के प्रतिनिधि हैं। प्रधानमंत्री का आशय यही है कि विदेशों में बसे हर भारतीय मूल के व्यक्ति में भारत की संस्कृति, मूल्य और विरासत झलकती है और यह भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति है, जिसमें भारत अपनी ताकत, संस्कृति और लोगों के जरिए दिखाता है, ना कि सैन्य बल के द्वारा। हम दूसरी बात करें तो जो ओसीआई कार्ड की सुविधा है वो भी भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दी जाती है। इसमें वीजा मुक्त यात्रा रहती है, संपत्ति में निवेश जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व यह है कि पहले सिर्फ चौथी पीढ़ी तक के वंशज ही ओसीआई के लिए योग्य थे, लेकिन अब जो है वो छठी पीढ़ी तक के बढ़ाने की घोषणा मोदी जी ने कर दी है। यह भावनात्मक रूप से बहुत ही बड़ी बात हो जाती है और यह जो है वो दिखाता है कि 180 साल बाद भी उनके भारत से रिश्ते जीवित हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि गिरमिटिया समुदाय का सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण क्या कैसे होता है। देखिए, मोदी जी ने बताया कि भारत सरकार गिरमिटिया समुदाय की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है। इसके अंतर्गत क्या होता है, भारत के वो गांव चिन्हित किए जा रहे हैं जहां से गिरमिटिया लोग भेजे गए हैं, वे किन देशों में बसे ये रिकॉर्ड किया जा रहा है और उनके इतिहास और उपलब्धियों को भी संकलित किया जा रहा है। वर्ल्ड गिरमिटिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके बाद हम इनके महत्व की बात करें तो ऐतिहासिक न्याय की दिशा में कदम, उनके जो संघर्षों को है सम्मान देता है। दूसरा, भारतीय संस्कृति को विदेशों में सहेजता है, जैसे कि भोजपुरी भाषा ही हो गई, होली, दिवाली ऐसे उत्सव भी विदेश में वो रहते हैं तो मनाते हैं। अगला बात
करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारत और प्रवासी समाज के बीच भावनात्मक पुल भी तैयार होता है। जो अब हम त्रिनिदाद और जो टोबैगो है उसको समझ लेते हैं कि यह जो एक कैरेबियन देश है जिसने यूपीआई अपना लिया है। यह पहले कैरेबियन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यूपीआई भारत का एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसमें पैसा भेजना बेहद आसान होता है और यह पहला मौका है जब यूपीआई जो है वो कैरेबियन क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। इससे प्रवासी भारतीय अपने पास भारत में स्थित परिवारों को पैसे भेजने में बहुत आसानी हो जाएगी। भारत की फिनटेक डिप्लोमेसी का उदाहरण भी है डिजिटल टेक्नोलॉजी को वैश्विक स्तर तक फैलाना। चलिए हम इसकी और बात करें तो भारत की जो प्रवासी नीति है इसमें पहले कहा जाता था कि ब्रेन ड्रेन, अब सरकार कहती है ब्रेन गेन, यानी प्रवासी भारतीयों के लिए संपत्ति है, नुकसान नहीं है। प्रवासी भारतीय जो हैं वो दिवस मनाया जाता है। देखो इंडिया से ओसीआई स्कीम्स भी चल रही है, नो इंडिया प्रोग्राम्स, विदेशी जो छात्र हैं उनके लिए छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती हैं। ये जो है वो भारत के कदम है। कुछ सांस्कृतिक स्तर पे देखें तो सॉफ्ट पावर नीति जो है वो अपनाता है। भारत पहला युग बॉलीवुड धर्म और भाषा के जरिए दुनिया में जो है वो फैल रहा है और यह सांस्कृतिक प्रभाव है जो शांति और रिश्तों पर आधारित है। इसके बाद हम बात करें तो यूपीआई और डिजिटल इंडिया के डिप्लोमेसी। भारत की डिजिटल योजनाएं यूपीआई, आधार, ओएनडीसी अब अन्य देशों में भी अपनाई जा रही हैं। यह भारत को ग्लोबल साउथ के टेक पार्टनर के रूप में पहचान दिला रहा है। गिरमिटिया मजदूरों का इतिहास की बात करें तो गिरमिटिया मजदूरों का इतिहास भारत के औपनिवेशिक अतीत से जुड़ा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यह जुड़ाव जो है वो वैश्विक भारतीय पहचान बनाता है जिसमें भारत और उसके प्रवासी जो हैं एक परिवार की तरह रहते हैं। देखो प्रारंभिक परीक्षा में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि गिरमिटिया शब्द किसे संदर्भित करता है या कहें कि ये बन सकता है, तो बोले कि ऑप्शन ए है जंगलों में रहने वाली भारतीय जनजाति, ब्रिटिश राज में विदेशों में भेजे गए भारतीय अनुबंधित मजदूर, बिहार की एक जाति, पारंपरिक ज्योतिषियों का समुदाय। तो इसका ऑप्शन सही है बी, ब्रिटिश राज में विदेशों में भेजे गए भारतीय अनुबंधित मजदूर। और देखिए मुख्य परीक्षा के लिए भी ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो ये कि भारत का प्रवासी समुदाय केवल आर्थिक संसाधन नहीं बल्कि सांस्कृतिक और रणनीतिक पूंजी भी है। भारत सरकार की हालिया पहलों के संदर्भ में चर्चा करें। तो आप सभी को इस पे आंसर लिखना है। और टेलीग्राम में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहीं आप अपने आंसर को भेज दें या फिर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दें, ठीक है। अब हम त्रिनिदाद और टोबैगो जो है उसको थोड़ा मैपिंग देख लेते हैं। तो ये जो है वो कैरेबियन कंट्री है। यहाँ पे आप देखें तो इसके नॉर्थ ईस्ट में अटलांटिक सी है, वहीं इसके साउथ वेस्ट में जो है वो कैरेबियन सी है और यूनाइटेड स्टेट्स लगे हुए हैं। यहाँ से क्यूबा हो गया, ठीक है, ये देख रहे हो आप लोग। और बोले तो ये सारे हैं और ये जो येलो कलर से यहाँ मार्क कर रखा है ये है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि राजधानी क्या है इनकी, तो इनकी राजधानी जो है वो पोर्ट ऑफ स्पेन है। इस क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज यानी कैरेबियन क्षेत्र जो है वो इनका है और यह अटलांटिक महासागर में स्थित है, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के पास और वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में, गयाना के उत्तर पश्चिम में, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम कुछ राजनीतिक विशेषताएं समझ लेते हैं कि यह जो है वो द्वीपीय देश है और त्रिनिदाद जो है वो बड़ा द्वीप है, अधिक औद्योगिक है, वहीं टोबैगो है जो एक छोटा द्वीप है, यहाँ पे पर्यटन पर आधारित है। इसकी ज्योग्राफिकल जो फीचर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। तो यह त्रिनिदाद द्वीप के उत्तर में स्थित है। यह वेनेजुएला की एंडीज पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार है और माउंट एरियो भी यहाँ पे है जो देश की सबसे ऊंची चोटी है। सॉरी माउंट एरियो नहीं, माउंट अरीबो, ठीक है, 940 मीटर ऊंची। प्राकृतिक संसाधन में हम देखें तो पिछले के यहाँ पे ला ब्रिया भी त्रिनिदाद में स्थित है, दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक डामर झील है
और भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों के लिहाज में ये महत्वपूर्ण है। तो आप इसको थोड़ी मैपिंग में देख लीजिएगा और ये जो मैपिंग में आते हैं उसको लोकेट करते चलिएगा। आप देखेंगे टेस्ट सीरीज में वहाँ पे क्वेश्चन दिए रहे थे कि टोबैगो और त्रिनिदाद स्थित है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे साउथ अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका या कैरिबियन देश हैं, या फिर लिख देंगे एशियाई द्वीप हैं। तो उनमें आपको आंसर सही चुनना होता है, तो कैरिबियन देश हैं। इस तरीके से आप लोग कनेक्ट करते चलिएगा। यहाँ पे और हम बात कर लेते हैं कि कैरोनी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, गल्फ ऑफ परिया में मिलती है और कृषि और जल निकासी में सहायक भी है। वही ओरंटोरियो नदी जो है वो पूर्वी की ओर बहती है, अटलांटिक महासागर में मिलती है और पारंपरिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए डिजिटल कूटनीति की बात करें, जो भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाना इन्होंने किया है, तो त्रिनिदाद और टोबैगो पहला कैरिबियन देश है जिसने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। यह भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी को मजबूत करेगा। इससे लाभ हमें क्या होगा, तो विदेशी लेन देन जो है वो सरल होंगे, भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, डिजिटल इंडिया की वैश्विक पहचान भी बनेगी। अब हम इसको देख ही लिया है, इसकी मैपिंग भी समझ ली है, कौन कौन सी नदियाँ हैं और क्या इसकी राजधानी, सब हमने देख लिया है। तो अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, निपाह वायरस और चमगादड़, जो हम देखेंगे क्या है ये। तो देखिए निपाह वायरस जो है वो एक जूनोटिक आरएनए वायरस है, यानी यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। यह जो है वो पैरामाइक्रोविराइडे परिवार और हेनिपा वायरस वंश से संबंधित है। यह वायरस हेनिट्रा वायरस एचईवी का निकट संबंधी, दोनों जानलेवा और इंसानों के साथ जानवरों को भी प्रभावित करता है। देखिए निपाह वायरस से जो लेकर ये आर्टिकल आया है केरल डिस्ट्रिक्ट से। चलिए हम केरला के एक डिस्ट्रिक्ट से आया है। अब हम देखते हैं इसका कि इसका मुख्य प्राकृतिक भाग है फलों वाला, यानी चमगादड़ जिसका वंश है। यह वायरस जो है वो मूत्र, लार, मल और जन्म के समय निकलने वाले तरल के जरिए बाहर आता है। कैसे संक्रमण फैलता है जानवर से इंसान तक, तो संक्रमित चमगादड़ या उसके मल, लार, मूत्र से सीधा संपर्क करने पर फैल जाता है। कच्चे खजूर के रस जैसे भोजन जो चमगादड़ के संपर्क में आते हैं उनसे फैलता है। इंसान से इंसान तक जो भी संक्रमित व्यक्ति के पास रह जाते हैं तो वहाँ से भी फैल जाता है। इंसानों में लक्षण हम देखें तो क्या कैसे हैं, तो मुख्य रूप से देखो यह वायरस जो है वो मस्तिष्क में ज्वर का कारण बन जाता है। इससे बुखार, सिर दर्द, अत्यधिक नींद आना, भ्रम और मानसिक गड़बड़ी, बेहोशी, कोमा, मृत्यु दर बहुत अधिक होती है, कभी कभी 70% ये हो जाती हैं। कुछ मामलों में गंभीर सांस की बीमारी भी फैला सकता है। देखिए इसकी उत्पत्ति जो है वो 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में हुई थी। शुरुआती सोर्स में देखें तो पालतू सुअर, बाद में कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े, इन सब में भी ये वायरस पाया गया। इसके बाद भारत, विशेष रूप से केरल और बांग्लादेश जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में कई बार ये प्रकोप जो है वो हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इलाज की। तो RT-PCR जाँच या रक्त की सीरोलॉजिकल जाँच से वायरस की पुष्टि होती है। अब तक कोई विशिष्ट दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, केवल सहायक उपचार दिया जाता है, जैसे वेंटिलेटर सपोर्ट, ICU देखभाल, यही बस दिया जाता है, ज़्यादा कुछ इसमें उपचार नहीं दिया जाता है। इसकी रोकथाम कैसे करें, तो देखो चमगादड़ों से जो है वो दूरी बना के रखें, उनकी निगरानी करें। अस्पताल जो है उनमें PPE यानी व्यक्तिगत सुरक्षा जो उपकरण होता है वो अपनाएं, जन जागरूकता फैलाएं और व्यवहार में अपने परिवर्तन लाएं। भारत में स्थिति देखेंगे तो केरल में 2018 से अब तक कई बार निपाह वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। भारत में ICMR जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है और NIV पुणे इस वायरस की निगरानी और परीक्षण में लगे हैं। हालांकि यह वायरस आम नहीं है, लेकिन मृत्यु दर 70% तक होने से यह गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही रहा होगा कि निपाह वायरस जो है वो चमगादड़ से फैलता है, कैसे हमें रोकथाम रखना है, क्या सुविधाएं अभी अस्पतालों में उपलब्ध होती है, भारत में अभी तक इसका क्या रेशियो रहा है। इसके आगे हम देखते हैं कि WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने निपाह को प्राथमिकता वाली बीमारी घोषित कर दिया है और बोला है कि यह महामारी बन सकता है। इसका कोई इलाज या टीका नहीं है। यह जानवरों से इंसानों में
आता है। अब हम निष्कर्ष की बात करें तो निपा वायरस हमें यह याद दिलाता है कि मानव और पशु और पर्यावरण का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है, यानी वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। यह चेतावनी भी देता है स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए। ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी थर्ड न्यूज़ की बात करते हैं कि भारत में विटामिन डी की कमी एक मौन महामारी। क्या है ये? भारत जहां भरपूर धूप मिलती है वहां भी विटामिन डी की भारी कमी देखी जा रही है और यह जो समस्या है वह धीरे धीरे एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनती जा रही है, खासकर शहरी क्षेत्रों में, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में। यह कमी भारत की एक दोहरी कुपोषण समस्या का हिस्सा है, यानी मोटापा और पोषण की कमी के साथ हम देखें तो ये दोहरी कुपोषण की समस्या भी बनती जा रही है। सोचो भारत में कितनी धूप आती है, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भी भारत के मध्य से गुजरती है, फिर भी विटामिन डी की कमी भारत में। ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले तो समझ लो कि विटामिन डी ही क्या है। इसे जो है वो कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है। ये वसा में घुलनशील जो है एक विटामिन है। इसकी खास बात यह है कि शरीर में खुद बनता है जब भी धूप हमारी त्वचा पे पड़ती है। विटामिन डी जो है वो मछलियों में मछलियों के तेल, बीफ का लीवर और अंडे की जो जर्दी होती है, कुछ मशरूम जो धूप में रखे जाते हैं, इनसे भी प्राप्त होता है। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ है। देखो, हम देखें कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे फोर्टिफाइड, जैसे कि दूध, दही हो गया, बच्चों का दूध पाउडर, ब्रेकफास्ट, जूस हो गया, इनमें भी पाया जाता है क्योंकि प्राकृतिक स्रोत सीमित है, रोजमर्रा के भोजन में नहीं आते हैं, इसलिए फोर्टिफिकेशन भी जरूरी है। ठीक है, विटामिन डी के क्यों कार्य क्या है, क्यों जरूरी है विटामिन डी? तो हड्डियों को मजबूती देता है, कैल्शियम और फास्फोरस को सोखने में मदद करके कोशिकाओं में भी वृद्धि करता है और कैंसर जैसी बीमारियों को खतरा जो है वो कम करता है। मांसपेशियों का कार्य करता है, इम्यून सिस्टम जो है शरीर की जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है उसको बेहतर बनाएगा और साथ में शरीर में जो क्रॉनिक सूजन आती है उसको भी कम करेगा। इंसुलिन और शुगर को भी नियंत्रित करता है। विटामिन डी की कमी का क्या कारण है? तो धूप से कम संपर्क होता जा रहा है, अधिक समय घर के अंदर ही लोग रहते हैं, खासकर शहरों में देखा जाएगा तो लोग घर के अंदर ही बने रहते हैं आजकल, इसीलिए विटामिन डी की कमी उनमें ज़्यादा देखी जाती है। प्रदूषण से यूवी किरणें अवरुद्ध हो जाते हैं। आजकल प्रदूषण ही इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है कि जो धूप है वो नीचे तक आ ही नहीं पाती और वहीं के वहीं जो है वो अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े विशेषकर महिलाएं आजकल ज़्यादा पहनती हैं क्योंकि फैशन का रौब जो छाया हुआ है, इस कारण से उन्हें लगता है कहीं वो काली ना पड़ जाए, तो वो धूप आने नहीं देती है और फिर विटामिन डी की कमी हो जाती है। गहरे रंग की त्वचा ज़्यादा होने से यूवी कम जो है वो अवशोषित होते हैं। जो भी गहरे रंग की त्वचा रहती है उनमें यूवी किरणें जो हैं वो कम अवशोषित होते हैं। विटामिन डी युक्त भोजन की कमी करते हैं और जागरूकता और टेस्टिंग की भी कमी देखी जाती है। अब हम देखें कि स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो रिकेट्स जैसी बीमारियां हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बॉडी में हड्डियां कमज़ोर करेगा और टूटने योग्य बना देगा। थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, डिप्रेशन, ये सब रोग हो जाएंगे। भारत में विशेष चुनौतियां यही हैं कि शहरी जीवन शैली होती जा रही है, प्रदूषण काफ़ी फैल रहा है, भोजन जो है वो चेंज होता जा रहा है अब, और महिलाएं खासकर जो हैं वो अब ज़्यादा ही अंदर रहने लगी हैं घरों के, वो धूप में कम निकलना पसंद करते हैं, इसलिए उनमें भी ज़्यादा विटामिन डी की कमी देखी जाती है। अब हमें क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो हमें धूप लेना चाहिए। भोजन में भी जैसे दूध हो गया, तेल, आटे में भी विटामिन डी होता है, तो इन सब में मिला के खाना चाहिए। साथ में गोलियां जो सिरप आती हैं तो वो भी खा लेनी चाहिए जब भी आपको विटामिन डी की कमी लगती है। जांच और जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए स्कूलों में भी, पोषण कार्यक्रम के तहत, जैसे कि मध्याह्न भोजन में भी फोर्टिफाइड खाद्य शामिल करना चाहिए और इसके लिए अलग से नीतियाँ भी हमें बनानी चाहिए। आई होप आप लोगों को विटामिन डी वाला ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं, हम क्या उपाय अपना सकते हैं, सब कुछ। अब फोर्थ न्यूज़ पे हम आते हैं, तो फोर्थ न्यूज़ हमारी करती है कि भारत ने अमेरिका पर $724 मिलियन के टैरिफ लगाने की घोषणा की है। WTO से जो है वो विवाद हो रहा
तो भारत ने WTO को सूचित किया है कि वह अमेरिकी वस्तुओं पर $724 बिलियन के टैरिफ लगाए। यह कदम जो है अमेरिका द्वारा 26 मार्च 2025 से भारतीय अतिरिक्त वाहनों, लाइन ट्रकों और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने के जवाब में उठाया गया है। भारत का आरोप है कि यह टैरिफ जो है वो WTO नियमों का उल्लंघन है और इन्हें सुरक्षा उपाय के रूप में गलत तरीके से लागू किया जा रहा है। हम समझ लें कि WTO क्या है। WTO जो है यह एक समझौता है GATT की तरह 1994 में हुआ था माल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। यह जो है संधि है। अगर कोई देश घरेलू उद्योग को बचाने के लिए अस्थायी टैरिफ लगाए तो इसके लिए कौन सा नियम काम करता है, तो एग्रीमेंट ऑफ सेफ गार्ड्स। ठीक है, भारत का तर्क क्या है? भारत ने बोला है कि हमें से कोई परामर्श नहीं किया गया। अमेरिका ने भारत से कोई भी परामर्श नहीं किया है, जो कि AOSMR एग्रीमेंट ऑफ सेफ गार्ड्स उसकी धारा 12.3 के तहत जरूरी है। और अमेरिका ने WTO को इन टैरिफ के बारे में जरूरी सूचित भी नहीं किया है। भारत कहता है कि छिपे हुए सुरक्षा उपाय है जो कि WTO के GATT नियमों और EOS का उल्लंघन है। ठीक है, अभी हम देखें तो व्यापार और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा। यह कदम ऐसे आया है जब भारत और अमेरिका के बीच एक छोटा व्यापार समझौता बन रहा है। भारत अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा देगा। प्रभाव क्या रहेगा? ऑटोमोबाइल, टेक उपकरण और उपभोक्ता वस्तुओं पर असर पड़ सकता है। ठीक है, अब हम इसका कूटनीतिक दृष्टिकोण देखें तो रणनीतिक साझेदारी जैसे कि क्वाड हो गया, तो इसमें व्यापारिक मतभेद जारी है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने अधिकारों को एसर्ट कर रहा है, खासकर WTO में। वैश्विक व्यापार में भी यही माहौल बना है कि कोविड के बाद से संरक्षणवाद बढ़ा है, जो कि देश अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए सेफगार्ड्स और एंटी डंपिंग उपायों का अधिक उपयोग कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। छोटा सा आर्टिकल था, ज़्यादा कुछ नहीं था। WTO हमें समझ लेना है कि क्या है। ठीक है, अब हम अपनी 5वीं न्यूज़ पे बात करते हैं कि भारत ने एल्यूमिनियम और कॉपर विजन डॉक्यूमेंट जारी किए हैं। जुलाई 2025 में क्या है? भारत सरकार ने 2 अहम विजन डॉक्यूमेंट जारी किए हैं। एल्यूमिनियम विजन डॉक्यूमेंट इंडिया @ 2047 और कॉपर विजन डॉक्यूमेंट। इन दस्तावेजों को कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय खनन सम्मेलन में लॉन्च किया। इसका लक्ष्य है कि विकसित भारत जो 2047 से, यानी भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ये क्यों जरूरी है? ये धातुएं तो एल्यूमिनियम और कॉपर जो है वो महत्वपूर्ण खनिज जो काम आते हैं हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी में, जैसे सोलर पैनल, विंड टर्बाइन। इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बात करें तो बैटरियों में, आधुनिक बुनियादी ढांचे में, स्मार्ट सिटी, भवन निर्माण और परिवहन, ये सब है। रक्षा विमान और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो है ये धातुएं जरूरी हैं। और एल्यूमिनियम का देखें तो क्या है, तो एल्यूमिनियम को 2047 तक 6 गुना वृद्धि करनी है, 150 मिलियन तक टन प्रति वर्ष तक क्षमता विस्तार करनी है, वर्तमान दर को 2 गुना करना है, कम कार्बन और हरित उत्पादन तकनीक को बढ़ावा भी देना है। चलिए वर्तमान स्थिति देख लें एल्यूमिनियम की। तो ये भारत में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। फिर भी वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी जो है सिर्फ 6% ही है। यह पूरी क्षमता का सही उपयोग नहीं हो रहा है, एक रीज़न हो जाएगा। ठीक है, और हमने ये बात कर ली। आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी देख लें हम इसका एक बार। तो यह घरेलू उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देगा, राजनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता भी मिलेगी और धातुओं के आयात में कमी करेगा और व्यापार घाटा जो है जिससे कम होगा। पर्यावरणीय दृष्टिकोण की बात करें तो सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा, खासकर रिसाइकलिंग पर कमजोर होगा, कम उत्सर्जन तकनीक और सतत उत्पादन पर भी जोर डालेगा। फिल्म्स के लिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने देख लिए कि रिसाइकलिंग के लिए जरिए धातु बनाएगा, गर्मी से अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया, एल्यूमिनियम बनाने का कच्चा अयस्क और भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी। भारत की कॉपर रणनीतिक और घरेलू चुनौतियों की हम बात करें तो भारत ने हाल ही में जाम्बिया में 9000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तांबे की खोज का अधिकार प्राप्त किया है। ऐसा तब हुआ है जब भारत में कॉपर की मांग तेजी से बढ़ रही है और आयात पर निर्भरता जो है वो बढ़ती जा रही है। इसे भी महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में रखा गया है। अब कॉपर क्या है इसको देख लेते हैं। तो यह जो है वो एक उच्च विद्युत चालकता वाला
खनिज है। इसमें तार, मोटर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोगी होता है। ये नरम और लचीला होते हैं, ऐसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, आकार दिया जा सकता है कोई भी। इसमें जो है वो जंग नहीं लगती है। और कॉपर के अयस्क देखें तो कॉपर सल्फाइड अयस्क, कॉपर ऑक्साइड अयस्क। ठीक है। कॉपर की मांग क्यों बढ़ रही है? तो ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर देखेंगे पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी में यूज होता है, बिजली लाइनों में यूज होता है, सर्किट बोर्ड्स, फोन, वायर्स, परिवहन में भी यूज होता है। बुनियादी ढांचा देखें तो पाइपलाइन, इमारतों के निर्माण में भी, और उच्च गुणवत्ता के तार उपकरण होते हैं, इसलिए रक्षा क्षेत्र में भी इसका यूज किया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में कॉपर की क्या स्थिति है? तो भारत में कॉपर की जो है वो लगातार 5 वर्षों से आयात बढ़ता जा रहा है। भारत मुख्यतः चिली, पेरू और DR कांगो से जो है, DR मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जो है, उससे कॉपर का आयात करता है। उत्पादन में गिरावट के कारण क्या है? तो अयस्क की गुणवत्ता कम हुई है, उत्पादन की लागत वो ज़्यादा है। इसके बाद देख लेते हैं कि कॉपर का क्या कैसा भंडार भारत में। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में 52%, उसके बाद मध्य प्रदेश में 23% और झारखंड में 15%। मुख्य खनन क्षेत्र की बात करें तो खेड़ी कॉपर बेल्ट राजस्थान में हो जाएगा, झारखंड में सिंहभूमि बेल्ट और मध्य प्रदेश में बालाघाट क्षेत्र। ठीक है। दुनिया में कॉपर की स्थिति तो देखें तो चिली जो है वह कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद अफ्रीका भी उभरता हुआ एक क्षेत्र होता जा रहा है, और पेरू जो है वो कॉपर के अन्य महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित है। ठीक है। अब हमने जान लिया कि कॉपर, विटामिन D भी समझ लिया, तांबा भी समझ लिया, और बाकी और टॉपिक्स भी हमने जान लिए अपने द हिंदू न्यूज़पेपर के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत चांबिया कॉपर सौदा का क्या महत्व था, ये जो कहा था, तो इसको हम देख लेते हैं। भारत ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन का यह जो है वो हिस्सा रहा है। अफ्रीका में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने की रणनीति में भी हमारे लिए योगदान देगा। ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि भारत में बॉक्साइट के भंडार उत्पादन। देखिए यहाँ अपना एक टॉपिक आया था, हम सारे खनिज देखेंगे तो उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं वो उनको उठा रहे हैं, उनकी एक जगह प्रॉपर नोट्स बना लेना। देखिए कितनी अच्छी PPT आपको मिल रही है, कितना अच्छा यहाँ कंटेंट मिल रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। ठीक है। आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो इसको आप लोग भी अपना सहयोग दें। अब बात करते हैं भारत में बॉक्साइट के भंडार उत्पादन की। तो भारत में मुख्य बॉक्साइट भंडार पूर्वी तट पर केंद्रित है, खासकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। और 2019 तक राज्यवार भंडार की बात करें तो उड़ीसा में 51%, आंध्र प्रदेश में 16%, गुजरात में 9%, झारखंड में 6%, महाराष्ट्र में 5%, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 4%। उत्पादन के अनुसार देखें तो उड़ीसा में 70%, गुजरात में 9% और झारखंड में 6%। यहाँ हमारा ये आगे 5 जुलाई का न्यूज़पेपर कंप्लीट हुआ। आप लोगों को ये वीडियो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट में जवाब ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लगी। चलिए अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। चलिए थैंक यू। हम आज की वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।